प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग अंशों के निर्गमन की प्रक्रिया के संबंध में अध्ययन करेंगे कि अंशों का निर्गमन कैसे किया जाता है। पिछले कुछ टॉपिक्स में आपने देखा कि अंश क्या होते हैं, अंश कितने प्रकार के होते हैं। आज हम देखेंगे कि अंशों का निर्गमन कैसे किया जाता है। आप ये जानते हैं कि अंश पूंजी के छोटे छोटे हिस्सों को कहा जाता है और कंपनी ये छोटे छोटे हिस्से इसलिए करती है जिससे वो इन अंशों को जनता के सामने उनके खरीदने के लिए प्रस्तुत कर सके। अब इस प्रक्रिया को हम देखेंगे कि जनता के सामने क्या प्रक्रियाएं कंपनी द्वारा की जाती हैं। तो सबसे पहले कंपनी जनता के सामने प्राविवरण, जिसको प्रॉस्पेक्टस कहते हैं, प्राविवरण का निर्गमन, इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। कंपनी का जब निर्माण हो जाता है तो कंपनी अंशों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित करती है और जनता के सामने वो एक प्रॉस्पेक्टस, एक विवरणिका, एक पत्रिका छोटी सी, जिसमें कंपनी का नाम, कंपनी का व्यवसाय, कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय का पता, कंपनी के संचालकों के नाम, कंपनी की अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, अंश निर्गमन की शर्तें, निर्गमन खुलने की तिथि, बंद होने की तिथि, अंशों की क्या दर होंगी आदि तमाम सूचनाएं इस विवरण पत्रिका में दिया हुआ होता है, जिसे अंश खरीदने वाला व्यक्ति, अंशों को खरीदने का इच्छुक व्यक्ति प्राप्त कर और उसको अध्ययन करता है, समझता है। और ये जो प्रॉस्पेक्टस होते हैं ये कंपनी के कार्यालय या उसके द्वारा अधिकृत किसी बैंक में उपलब्ध होते हैं। वहाँ से ले करके ये एप्लीकेशंस बिल्कुल निःशुल्क होते हैं और इनको ले करके इच्छुक व्यक्ति अध्ययन करता है और संतुष्ट होने पर वो कंपनी को आवेदन करता है। तो पहली प्रक्रिया हो गई कंपनी द्वारा प्राविवरण का निर्गमन, और दूसरी चीज होती है आवेदन पत्र प्राप्त करना। टू रिसीव ऑफ एप्लीकेशन, कंपनी का प्राविवरण पढ़ने के पश्चात जो व्यक्ति अंशों को खरीदने का इच्छुक होता है वो इस आवेदन पत्र को भरकर कंपनी के ऑफिस में या कंपनी द्वारा निर्दिष्ट बैंक में इसको जमा कर देता है और वहां से एक रसीद प्राप्त कर लेता है। आवेदन पत्र के साथ कंपनी को कुछ रकम भी जमा करनी होती है, जिसे एप्लीकेशन मनी कहा जाता है, और इस पर कितने राशि उसने जमा करी है इसका विवरण लिखा हुआ होता है। अब इसके बाद जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं अंशों का आवंटन, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जब आवेदक यानी अंशों को खरीदने का इच्छुक व्यक्ति इनको भर करके कंपनी के पास भेज दिया जाता है, तो कंपनी उन आवेदन पत्रों को देखती है, चेक करती है और संतुष्ट होने पर संबंधित व्यक्ति को अंशों का आवंटन कर देती है। और जैसे ही अंशों का आवंटन हो जाता है तो वह व्यक्ति कंपनी का शेयर होल्डर अर्थात कंपनी का अंशधारी कहलाता है। और जो आवेदन अपूर्ण होते हैं उनको निरस्त कर दिया जाता है। कभी कभी
जितने अंशों की आवश्यकता है, जितने अंशों को कंपनी निर्गमित करना चाहती है, इशू करना चाहती है, उससे अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में कंपनी द्वारा उन अंशधारियों को पैसा वापस कर दिया जाता है या उनको भविष्य में एडजस्ट किया जाता है। अब अंशों का आवंटन और फिर इसके बाद याचनाएं होती हैं। कंपनी चाहे तो अंशों के आवंटन के समय पूरा पैसा ले ले, अगर रकम ज़्यादा है तो वो उन रकमों को आगे प्रथम याचना, द्वितीय याचना, तृतीय याचना, इस तरह से वो टुकड़ों में उनको ले सकती है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि अंशों पर किस तरह से प्रविष्टियां की जाती हैं। आइए इसको सीखते हैं कि अंशों के निर्गमन कर की जाने वाली प्रविष्टियां। जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रियां किस तरह से की जाएंगी? कंपनी के पुस्तक में की जाने वाली एंट्रीज, जनरल एंट्रीज बोलते हैं इनको। तो कंपनी की पुस्तकों में जो एंट्रियां करते हैं, नंबर 1 उसको कहते हैं आवेदन पत्र प्राप्त होने पर। जब आवेदक द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होता है और उसे भरकर वो कंपनी को देता है, तो उसके साथ मैंने कहा कि वो कुछ पैसे भी कंपनी को देता है, तो उसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और यहाँ नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड। ये लाइन खींच देंगे, ये ए पार्ट है और इसी की बी पार्ट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त हुआ है, इसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये दो एंट्रियां जो हो गई, ये आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में है। अब आवंटन की दशा में अंशों का आवंटन, अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो अब इसकी क्या एंट्री करेंगे, आइए देखते हैं। ए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी या अमाउंट ड्यू, और फिर इसी का बी पार्ट बैंक अकाउंट DR2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और नरेशन हो जाएगा बीइंग
शेयर allotment amount transfer to share being share allotment account transfer to bank. ये अब अगर प्रथम याचना कंपनी कर रही है तो प्रथम याचना, इसको बोलते हैं फर्स्ट कॉल। अब एंट्री क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये नरेशन बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू। अब इसके आगे दूसरी एंट्री जो है, इसी का दूसरा पार्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। आप इसी तरह से अगर कंपनी दूसरा कॉल करती है, सेकंड याचना करती है, तो इसी तरह से लिखेंगे शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल काउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। ये ए पार्ट है, और इसी का बी पार्ट, बैंक अकाउंट DR टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट ट्रांसफर। इस तरह से आपने इसकी जो जनरल एंट्रीज हैं उसमें आपने देखा कि एक तो आवेदन पत्र की एंट्री, जब आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो उस समय दो एंट्रियां होंगी, ए और बी। ए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल, और बी ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। और फर्स्ट है बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और दूसरी है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसी तरह से आवंटन पर, और फिर प्रथम याचना, और फिर द्वितीय याचना, है ना। सबके दो दो पार्ट हैं, सभी का ए और बी, ए और बी, ए और बी, ये आपने देख लिया। और ये सबसे जरूरी है आपको, यदि आप अकाउंट के इसमें कंपनी के सवाल लगाना चाहते हैं तो ये सबसे जरूरी हो जाता है कि आप इसकी जो जनरल एंट्रीज हैं उनको जरूर याद कर लें, अन्यथा की स्थिति में आपको जो आगे इसका दूसरा चैप्टर है डिवेंचर का, वो भी दिक्कत आएगी, और आगे कंपनी की बैलेंस शीट पढ़नी है उसको भी दिक्कत आएगी। तो इस तरह से ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है,
ये पूरी कंपनी के जो चैप्टर्स हैं 3 कंपनी शेयर एंड डिवेंचर और बैलेंस शीट, उसके लिए ये आधार है। तो आप ये जो इंद्रियां मैंने आज आपको बताई है इनको आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे, सीख लेंगे और लिखेंगे, तभी ये आगे आपको सवाल समझ में आएंगे। अब थोड़ा सा एक चर्चा और कर लेते हैं कि अंशों को निर्गमन करने के कितने आधार हैं, कितने तरह से अंशों को निर्गमित किया जा सकता है। तो अंशों का निर्गमन 3 तरह से किया जाता है। वैसे जब कंपनी नई बनती है तो उसको सम मूल्य करो, सम मूल्य करो, इसको एट पर प्राइस कहते हैं, एट पर प्राइस। और दूसरा होता है अधिमूल्य या प्रीमियम, प्रीमियम प्राइस। और तीसरा होता है कटौती या मूल्य, इसको कहते हैं डिस्काउंट, डिस्काउंट प्राइस। जब कंपनी का शेयर जितने का है, मान लीजिए कंपनी का शेयर 10 रुपया का है और उसे कंपनी 10 रुपया में ही निर्गमित करती है तो ये सम मूल्य कहलाता है। कंपनी का शेयर 10 रुपया का है और कंपनी उसको 12 रुपया 15 रुपया में निर्गमित करती है तो उसे प्रीमियम प्राइस कहते हैं, अधिमूल्य कहलाता है। कंपनी के लिखित वैल्यू फेस वैल्यू 10 रुपया है और उसे कंपनी 9 रुपया 8 रुपया 7 रुपया में निर्गमित करती है, कम मूल्य पे निर्गमित करती है तो इसे डिस्काउंट प्राइस कहते हैं। ये 3 तरीके से कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करती है। कंपनी का फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जब कंपनी का निर्माण होता है और पहली बार जब कंपनी अपने उन शेयरों को जिस वैल्यू पे निर्गमित करती है उसे एट फेस वैल्यू कहते हैं, उनको फेस वैल्यू, ठीक है ना, निर्गमित कीमत, शुरू वाली कीमत फेस वैल्यू कहलाती है। और इसी फेस वैल्यू पे आपको डिविडेंड्स दिया जाता है। डिविडेंड्स का जो कैलकुलेशन होता है वो फेस वैल्यू पे होता है, मार्केट वैल्यू पे नहीं होता। फेस वैल्यू वो वैल्यू है जो कंपनी शेयरों को निर्गमित करते समय, शुरू में जब निर्गमित करती है उस समय वो तय करती है। बाद में उन शेयरों की कीमत घट भी जाती है, बढ़ भी जाती है तो वो मार्केट वैल्यू कहलाती है। लेकिन जो डिविडेंड्स का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वो हमेशा फेस वैल्यू पे किया जाता है, लिखित मूल्य पे किया जाता है। तो इतना आप याद रखेंगे तो आगे आने वाले वीडियो में जो आपको सवाल लगाने हैं उन पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।